हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी बिना किसी देरी से। प्रियांशी शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में ही रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहाय करती है। शादी टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहे। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज भी भारी हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे, वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में ही बोल रहे थे कि मुझे माफ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे अब छोड़ दो, जो भी हुआ है उसमें मेरा कुछ भी कसूर नहीं है। ये सब सुन के तो मेरे रुवाटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा लगा दिया। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने तय कर दिया कि मैं ये रहस्य को जान के ही रहूंगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने कारण वो लड़की ने पंखे से लटकर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने छुटाछेड़ लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लालचोर हो गई थी और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो वो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहां से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ये सोच रही थी कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने आवाज आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहां पे कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाजा खोलने के लिए कहा। थोड़े ही देर में मेरे पति बेडरूम में से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से फिर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहां चली गई और सारी सच्चाई बात दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहां ले गई। मैंने उनको भी सारी बातें बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर, मन और दिमाग पे कब्जा कर रखा है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए कभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने छुटाछेड़ा लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। छुटाछेड़ा लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान भी ले सकते थे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। ये घटना एक मुंबई के युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम प्रियेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 6 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल के धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता, ये सब बातें बकवास है ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूँ तो मेरे पैर थर थर कांपने लगते हैं।
आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू रख कर सोता हूँ। मेरे पाप बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकल दिया। मैं बरोड़ा से राजकोट भागकर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा, क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर अभी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अपनी पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे पूरी शाक बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता नहीं था। पूरे दिन में मार 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोंडल रोड पे मैंने जहां पे लारी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह ही। मेरे सामने सारी लारी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसे खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होकर उस ग्राहक के साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबोगरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दे। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने वडोदरा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी निकली नहीं थी। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरी सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। उसी क्षण मैं लारी वहीं पे रखकर राजकोट की टिकट लिए बिना वडोदरा चला आया। पिताजी से माफी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे से हवा की ठंडी लहरें आ रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। रामू काका अपने घर से दूर अपने खेत में खाट में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में ये सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6 से 7 बड़े बड़े पेड़ थी। आम के पेड़ की डालियों की आवाज भी काफी डरावना लगता था। अचानक खेत में बंधी हुई भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। रामू काला को पता ही नहीं चल रहा थी कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण ये भैंसें ऐसा कर रही होगी। इसीलिए रामू काका के खेत में चिमनी जलाए। उस चिमनी के उजाले में रामू काका की नजर उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री उनकी खाट पे बैठी है। ये देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो रामू काका बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। इसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही थी। रामू काका ने तापने के साथ बैठे बैठे ही बूम लगाई, कौन है? पर सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए काका अचंभित रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसीलिए रामू काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मरे कांपने लगे थे। चाचा का ये गुस्से वाला रूप देखकर वो स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते?
चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ वरना ये लाठी से मार मार के तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलता रामू काका ने लाठी उठाए और उसी वक्त उस औरत ने आवाज उठाई, अब तू मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। ये सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गए। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ, उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे ये तो प्रिया है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और प्रिया साथ में ही खेत में चार काटने का काम करते थे। अब रामू काका को पूरी बात समझ में आ गई। ये प्रिया के बचपन की बात है। जब प्रिया 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह प्रिया भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल से दूसरे में डाल पर छलांग लगा रही थी। अचानक प्रिया जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और प्रिया मुंह के बल नीचे गिर गई। ये देखकर सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और प्रिया को उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रिया की मौत हो गई थी। रामू काका को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा प्रिया के पास जाके रोने लगे। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे थे। वास्तव में वह प्रिया ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा कि जब प्रिया मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरत थी। इसीलिए प्रिया की आत्मा आज तक भटक रही है। रामू काका ने तुरंत ही प्रिया को जहां दफनाया गया था वहां से उसे निकाला। किसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त प्रिया की आत्मा ने गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ, आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में रामू काका ने प्रिया के शव का अग्नि संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। दोस्तों, आपको वह सच्ची कहानी नहीं पता जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी है। आपने आज से पहले जो भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होगी वे सभी असली नहीं होंगी, लेकिन जिस गुड़िया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता। इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। संभव है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने ट्रेजरी अन्ना सीरीज नामक एक किताब के साथ एनाबेले डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी यह किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें ट्रेजरी अन्ना स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्सेल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब ट्रेजरी अन्ना स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेले डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहां से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वह गुड़िया कहाँ गई। मार्सेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिला। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी मां ने डोना को ये डॉल गिफ्ट की थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहां नहीं मिलती थी।
तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने मिलती थी। एक दिन डोने ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन ने जब पाया कि यह डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस बुढ़िया को वहां से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस बुढ़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए। लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल बुढ़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। बुढ़िया ने बार बार डॉल कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। एक गांव में रवि नाम का पहलवान रहता था जिसके पास 5 भैंसें थीं। दिन भर भैंसों की देखभाल करना और उनका दूध पीना ही रवि की दिनचर्या थी। भैंसों का दूध पीते रहने के कारण वह काफी बलवान हो गया था। रवि अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की छड़ हमेशा साथ रखता था। इस कारण कोई भी रवि को एक बार देख लेता तो उसकी हृष्ट पुष्ट काया व शक्तिशाली शरीर को देखकर डर जाया करता था। रवि का पूरी दुनिया में कोई नहीं था तो उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ और किससे होगी। लोग उसे देखकर डर जाते व उसके सवाल का जवाब न दे पाते थे। इस पर रवि उनके साथ मारपीट किया करता था, जिसके चलते लोगों ने उस रास्ते से ही गुजरना बंद कर दिया था। एक बार किसी दूसरे गांव का एक ब्राह्मण और एक हमाम किसी विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रवि मिल गया। रवि ने ब्राह्मण को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। हमाम काफी चतुर था, उसने सोचा कि अगर हम इससे बहस करेंगे तो इसके बल के आगे हमारा कोई मुकाबला नहीं। हमाम को एक तरकीब सूझी और उसमें दूर एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। हमाम की बात सुनकर रवि फूला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी 5 भैंसें दोनों को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ की दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था और उसे बात बात पर झूठ बोलने की आदत थी। इस वजह से वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब रवि ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए रवि लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसका एक हाथ औरत के गाल पर तमाचे की तरह लग गया। औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। अपने एक हाथ से गाल मलते हुए औरत ने पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से रवि की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है। औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए रवि की ओर झपका। शख्स को रोकने के लिए रवि ने अपने लोहे की छड़ उसके सिर पर रख दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। ये सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने रवि को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनकी मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद रवि उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। रवि को भैंसों का दूध पीने के अलावा कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उससे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर लेकर आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की छड़ उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर सभी द्वारपाल और सैनिक रवि की काया देखकर डर से कांपने लगे और तुरंत राजा तक सूचना पहुंचाई कि कोई बलवान हाथ में लोहे की छड़ लिए महल की ओर बढ़ता चला आ रहा है। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मुंशी को बुलाया और उसे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मुंशी को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताता है। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है।
मुंशी बेहद चतुर होता है तो वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर रवि को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास के बीच में एक पीपल का पेड़ होता है, जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी आने लगती है। रवि उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की छड़ से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 10 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी छड़ से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत रवि के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, ये हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज रवि के घर पहुंचाने का प्रस्ताव रखा। रवि को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों का गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है। भूतों से पूरा वृतांत सुनकर गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठानता है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। रवि ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि उसे बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों के पूछने पर वह उन्हें पूरा वृतांत बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी करनी होगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। सचिन नाम का एक लड़का दिल्ली की किसी फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 5 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा अपनी साइकिल से ही फैक्ट्री जाता था। रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेर कर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और सचिन को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर सचिन को घूरती थी और सचिन उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। करीब 7 दिन बाद जब सचिन फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। सचिन के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहां नहीं है। सचिन ने सोचा कि उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता था, क्योंकि वो बुरी तरह से घूरती थी। इन्हीं ख्यालों के साथ वो फैक्ट्री पहुंचा और साफ सफाई करके शाम को घर लौट गया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को वो लड़का घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। लड़के के मन में हुआ कि आखिर इसे मेरे घर का पता कैसे मिला होगा और ये चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे पहुंची। इसी सोच के साथ वो सो गया। अगले दिन उठकर जब काम में जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। साइकिल से वो सुबह फैक्ट्री पहुंचा और दिन भर उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। शाम को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। सचिन इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने सोचा कि क्यों न चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। रात होने को थी, इसलिए उसने सुबह सुबह उस लड़की के घर जाने की सोची। सुबह होते ही जल्दी तैयार होकर सचिन चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे सचिन ने कहा कि मुझे प्रीति से मिलना है। ये सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। जवाब में उसने पूछा, क्या प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं, तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? ये सुनते ही सचिन के होश उड़ गए।
डर के मारे शरीर कांपने लगा। किसी तरह खुद को संभालकर सचिन घर पहुंचा और चिट्ठी को जला दिया। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि वो लड़की जो मुझे रोज दिखती थी वो भूत थी। मुझे एक भूत ने चिट्ठी भेजी थी। यही सोचकर वो घर में दुबक कर बैठ गया। उस दिन से सचिन न तो रास्ते में किसी को देखता था और न ही किसी अनजान इंसान के बारे में सोचता था। दोस्तों, हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि किसी अनजान इंसान के बारे में सोचना नहीं चाहिए और बिना किसी व्यक्ति की सही जानकारी के उसके घर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अब अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।